तो आज हम लोग समाकलन के बारे में एक परिचय के रूप में समाकलन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो जो समाकलन होता है जनरली जो बेसिक इसका फॉर्मूला है, बेसिक जो उसका डेफिनेशन है, यह अवकलन का व्युत्क्रम है। जैसे हम ये जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, यानी एक्स पावर एन का जो अवकलन होता है एक्स के सापेक्ष वो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से व्युत्क्रम तरीके से कह सकते हैं, जो एक्स पावर एन है वो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन का एक्स के सापेक्ष समाकलन है, यानी जस्ट इसका व्युत्क्रम हो गया। और एक अंतर ये होता है कि जब हम किसी फलन का समाकलन निकालते हैं इसमें एक और कांस्टेंट और भी जोड़ देते हैं। वैसे क्यों ऐसा करते हैं? अगर हम डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो इसका वैल्यू आएगा 2x, लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ddx करें तो इसका भी वैल्यू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 2, इनका कांस्टेंट का अवकलन गुणांक शून्य होता है, ये भी 2x है। इसी तरह से यहाँ 2, 3, 4 कुछ भी अगर कोई कांस्टेंट ऐड होगा तो हमेशा इसका जो वो होगा अवकलन होगा वो 2x ही होगा। यानी इसका तात्पर्य यह है कि जो हम समाकलन लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है, तो समाकलन जो हम लिख रहे हैं 2x का x के रिस्पेक्ट में, जिसके समाकलन के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट के लगाएंगे, समाकलन में एक कांस्टेंट आ जाता है। हम देखते हैं कि हमें अगर x पावर n का समाकलन प्राप्त करना है तो ये कितना होता है। वास्तव में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट क्यूब। तो x पावर n का समाकलन प्राप्त करने के लिए हम ये सोचेंगे कि वह कौन सा फलन है जिसका अवकलन करने पर x पावर n आ जाए। तो हम समझ सकते हैं कि वह फलन x पावर n प्लस 1 होगा, जिसका अगर हम अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस 1, अवकलन करने पर इसका मान n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1 अर्थात n प्लस 1 एक्स पावर n होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ n प्लस 1 को इस साइड लाएं, एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 ये बराबर एक्स पावर n होगा। अर्थात हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है समाकलन, कि x पावर n का x के सापेक्ष समाकलन x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट k होगा। समाकलन के अनुप्रयोग में देखते हैं कि फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में समाकलन के प्रयोग से, समाकलन और अवकलन दोनों के प्रयोग से गति के समीकरण की स्थापना की जाती है, सिद्ध किया जाता है। वो गति के समीकरण क्या है? वो गति के समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। ये गति के समीकरण। तो गति के समीकरण ये कब के गति के समीकरण है? एक समान त्वरण से गति, जब एक समान त्वरण से सरल रेखीय गति, एक समान त्वरण सरल रेखीय गति, इसी के ये समीकरण है। इसमें u प्रारंभिक वेग का मतलब फिजिक्स में होता है जब हम गति को अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं t इक्वल टू 0। तो प्रारंभिक वेग u यानी प्रारंभिक वेग अर्थात t बराबर 0 पर वेग,
टी बराबर शून्य का मतलब ये हरगिज नहीं है कि उसी समय वस्तु गति स्टार्ट करता है, क्योंकि प्रारंभिक वेग यानी टी बराबर 0 पर हम ऑब्जर्व करना यानी प्रेक्षण करना प्रारंभ करते हैं गति को, उस समय जो वेग u है, और v ये है अंतिम वेग। अंतिम वेग का यहाँ मतलब ये होता है कि किसी अन्य समय पर t बराबर शून्य पर स्टार्ट हुआ, t बराबर t कोई भी अन्य समय हो, t बराबर t 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड कभी भी t बराबर t पर जो वेग होता है जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसी को अंतिम वेग कहते हैं या परिणामी वेग भी कहते हैं, इसको परिणामी वेग। और a वह नियत त्वरण है a, और s कुल विस्थापन है, कुल विस्थापन है t बराबर 0 से t बराबर t तक। तो पहले समीकरण v बराबर u प्लस at की स्थापना, तो हम ये जानते हैं कि dv बाई dt बराबर a। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तत्कालिक यानी वेग परिवर्तन का जो अवकलन गुणांक होता है समय के सापेक्ष वह तत्कालिक त्वरण। अगर त्वरण दिया जाता है तो इसमें इसका मतलब तत्कालिक त्वरण नहीं होता है, नहीं तो औसत त्वरण दिया जाएगा। तो dv बाई dt a, इसको हम लिख सकते हैं आगे dv इक्वल टू a dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, एक स्टेप और आगे लिख देते हैं, dv बराबर a dt। तो ये dv का समाकलन, जैसे कि अगर सपोज dx लिखा हुआ है, इसका समाकलन क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 0 dx, और फिर समाकलन के सूत्र से x पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट k बराबर x प्लस k, ये हुआ dx मीन्स x पावर 0 का समाकलन x के सापेक्ष। इसी तरह से dv का हो जाएगा v, ये बराबर a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन में t पावर 0 का इंटीग्रेशन t प्लस एक कांस्टेंट k, ये है समीकरण, इसमें कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्रश्न में दिए हुए या फिर जो सिद्ध करना है उसमें दिए हुए कंडीशन शर्तों के आधार पर हम निकालते हैं, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ है t बराबर 0 का उसका वेग v है, तो t बराबर 0 रखें, तो t बराबर 0 रखें तो उससे वेग की जगह पर u है, सॉरी t बराबर 0 पर उसका वेग u है, तो u v का वैल्यू उस समय t बराबर जब 0 होगा तो v का वैल्यू u इस पे रख देते हैं, तो u बराबर a इंटू 0 प्लस कॉन्स्टेंट k, यहाँ इसको सॉल्व करने पर u इक्वल टू k हो गया। अब इस u के इस k के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से v इक्वल टू at प्लस u, यह प्रथम सूत्र की स्थापना हो गई। अब गति के दूसरे समीकरण की स्थापना देखेंगे। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसके लिए हम ये जानते हैं, हम लिखेंगे v इक्वल टू ds बाई dt। ये जो जानते हैं हम वेग जो है विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं, या विस्थापन का t के सापेक्ष अवकलन गुणांक वेग यानी तत्कालिक वेग कहलाता है। इसको हम फिर लिख सकते हैं v dt इक्वल टू ds। तो v की जगह पर हम प्रथम समीकरण से u प्लस at dt इक्वल टू ds, ये हो गया u dt प्लस at dt इक्वल टू ds। अब इसे हम हर टर्म को समाकलित कर देते हैं, समाकलन करते हैं, तो u कांस्टेंट है, प्रारंभिक वेग है, अब इसको तो बदलना नहीं है, u dt, u इंटीग्रेशन dt प्लस a यहाँ कांस्टेंट है t dt बराबर ds। इसका समाकलन हो जाएगा ut प्लस a t स्क्वायर बाई 2, किस सूत्र से है, वही सूत्र है x पावर n dx बराबर होता है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट k। तो प्लस यहाँ एक कांस्टेंट लगा देते हैं इक्वल टू s, किसी एक साइड में कांस्टेंट लगाना पर्याप्त होता है,
इंटीग्रेशन, सब इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यही है कि जितना सारे इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होंगे कंडीशन के आधार पर वो सब एक कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा, इसलिए एक ही कांस्टेंट लिखते हैं। अब हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पता है हमको कि t बराबर 0 पर उसका जो s है वो 0 है, ये मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है t इक्वल टू 0 पर और 0 पोजीशन पर था। तो उस कंडीशन में अगर रखेंगे वैल्यू तो 0 प्लस 0 प्लस k इक्वल टू 0, तो यहाँ से k इक्वल टू 0 आ गया, अर्थात जो हमारा समीकरण हो गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह दूसरे समीकरण की स्थापना हो गई। अब हम गति के समीकरण का तृतीय समीकरण v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as की स्थापना करेंगे। इसके लिए सबसे पहले a एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं dv बाई ds, ऐसे एक्चुअली इसको फॉलो करता है अवकलन गणित। तो ds से इसको डिवाइड किए, ds से मल्टीप्लाई, ds बाई dt यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो a अब ds बाई dt v होता है, v dv बाई ds, और फिर इसे हम इधर ट्रांसफर करके a ds इक्वल टू v dv लिख सकते हैं। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करने पर a कांस्टेंट बाहर हो गया और इसका इंटीग्रेशन s, इसको हम v स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट k लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। अब इसमें दिया हुआ है कि जब t बराबर 0 था उस समय s इक्वल टू 0 था, लेकिन उसमें वेलोसिटी v इक्वल टू u थी। ये सब वैल्यू रख देते हैं, a इंटू 0 इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2 प्लस k, मीन्स k इक्वल टू होगा माइनस u स्क्वायर बाई 2। अब इसे अगर हम समीकरण इस एक में प्रतिस्थापित कर लेंगे तो हो जाएगा as इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, अर्थात 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यह गति के समीकरण का तृतीय समीकरण है। इसको किसी कण का वेग v बराबर at प्लस vt स्क्वायर, a वो विद्युतांक है, 1 सेकंड तथा 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी निकालनी है। तो पहले हम इसको ऐसे कर सकते हैं, v हम जानते हैं वो ds बाई dt के इक्वल होता है v, और ये इक्वल टू दिया है at प्लस vt स्क्वायर, तो यानी यहाँ से ds इक्वल टू at dt प्लस vt स्क्वायर dt होगा, और इसे फिर इंटीग्रेट कर देंगे ds इक्वल टू इंटीग्रेशन में at dt प्लस इंटीग्रेशन vt स्क्वायर dt। तो इसे आगे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s होगा, इसका a बाहर जाएगा कांस्टेंट t स्क्वायर बाई 2 प्लस b t क्यूब बाई 3 प्लस एक कांस्टेंट k। बोला है 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी, तो 1 सेकंड में पोजीशन निकालेंगे, t बराबर जब हम 1 सेकंड लिखेंगे तो पोजीशन s1 इक्वल टू a बाई 2 प्लस b बाई 3 प्लस k होगा, और t इक्वल टू 2 सेकंड जब होगा तो हम लिख सकते हैं s2 इक्वल टू 2a प्लस 8b बाई 3 प्लस k। अब इनके बीच चली गई दूरी तो s2 माइनस s1, क्योंकि यहाँ पर एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है, उसी का समीकरण दिया है, और एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है, तो s2 माइनस s1 ये बराबर होगा 2a माइनस a बाई 2, यानी इसमें माइनस कर रहे हैं, और 8b बाई 3 माइनस b बाई 3, और यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा 0, तो होगा 3a बाई 2 और प्लस 7b बाई 3, यह चली गई दूरी होगी, यही आंसर है। तो आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो। और आने वाले समय में फीस क्लास 10, 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेस के लिए फीस